नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राज और आर्यन ने विपरीत परिस्थितियों, आर्थिक तंगी और पूर्व विधायक सूर्य प्रताप सिंह की कुटिल चालों का सामना करते हुए विद्या निकेतन को एक कानूनी मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में खड़ा किया। रामवीर और रघुवीर की पेरोल पर रिहाई और बच्चों की उस पहली कक्षा ने शहर की नफरत की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। जब बुराई अपनी हार देखती है तो वो और भी अधिक हिंसक और चालाक हो जाती है। आज एपिसोड 10 न केवल संघर्ष की एक नई गाथा है, बल्कि यह उन भावनात्मक पलों का भी साक्षी है जहां अपनों का विश्वास और समाज का कटाक्ष राज और आर्यन की असली परीक्षा लेगा। तो फिर चलिए आज की शाम आर्यन और राज के नाम। विद्या निकेतन में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सुबह की प्रार्थना की आवाज दूर तक सुनाई देती थी, जिसे सुनकर अब शहर के लोग भी रुक जाते थे। लेकिन राज और आर्यन के मन में एक अनजाना डर था। पिछले 3 दिनों से सूर्य प्रताप सिंह की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई थी और यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत था। राज परिसर के प्रांगण में खड़े होकर उस बरगद के पेड़ को देख रहा था जिसके नीचे बच्चों ने अपना पहला पाठ पढ़ा था। तभी आर्यन उसके पास आया। आर्यन ने कहा, राज, क्या तुम्हें भी लगता है कि यह शांति कुछ अजीब है? सूर्य प्रताप हार मानने वालों में से नहीं है। उसने शहर के उन सभी ठेकेदारों को डरा दिया है जो हमारे स्कूल के लिए राशन या जरूरी सामान लाते थे। राज गंभीर स्वर में बोला, मैं जानता हूं आर्यन, कल रात ही दूध वाले ने आना बंद कर दिया है। उसका कहना है कि उसे धमकाया गया है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। सुमित्रा माँ ने कहा है कि जब इंसान का पेट खाली होता है तो उसका दिमाग और भी तेजी से समाधान ढूंढता है। हम शहर से दूर उन छोटे किसानों के पास जाएंगे जो बिचौलियों के चक्कर में नहीं फंसते। दोनों भाई जानते थे कि अब उन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने स्कूल के पीछे की खाली जमीन पर बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा बगीचा लगाने का फैसला किया, विद्या वाटिका। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं था, ये बच्चों को स्वावलंबन सिखाने का एक जरिया था। उसी समय सूर्य प्रताप सिंह अपने आलीशान बंगले के बंद कमरे में बैठा था। उसके साथ 2 ऐसे लोग थे जो शहर की राजनीति में गंदे खेल खेलने के लिए जाने जाते थे। सूर्य प्रताप ने कहा, मुझे कानून से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने उन्हें एनओसी दे दी, सरकारी अधिकारी बिक गए, लेकिन समाज को तो अभी भी मैं ही नियंत्रित करता हूं। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे स्कूल में दंगे की स्थिति पैदा हो जाए। उसने अपनी मेज पर एक फाइल पटकी। वो फाइल विद्या निकेतन की जमीन के दस्तावेजों की थी। उसने एक पुरानी अफवाह को नया रंग देने की साजिश रची। उसने ये प्रचार शुरू कर दिया कि विद्या निकेतन की जमीन पर कब्जा करने के लिए राज और आर्यन ने उस जगह को अपवित्र किया है जहां सदियों से एक प्राचीन दरगाह या मंदिर जो उस जमीन के पास था की मान्यता जुड़ी थी। अगले ही दिन शहर की दीवारों पर पोस्टर लग गए, विद्या निकेतन हमारी आस्था का अपमान। सुबह जब आर्यन और राज स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा थे। वे लोग नारे लगा रहे थे, कुछ लोग हाथ में लाठियां लिए हुए थे। आर्यन ने हैरानी से कहा, यह क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? राज ने कहा, यह सूर्य प्रताप का नया दांव है आर्यन। वो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहा है। अगर हमने आज अपना संयम खोया तो स्कूल की नींव उखड़ जाएगी। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया। वो सूर्य प्रताप का गुर्गा था जो भेष बदलकर आया था। उसने राज पर पथराव किया। पत्थर राज के कंधे पर लगा और वह वहीं गिर पड़ा। बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। सुमित्रा मां स्कूल के अंदर से दौड़ती हुई आई। उन्होंने राज को जमीन पर गिरते देखा। उन्होंने तुरंत अपने दुपट्टे से राज के घाव को बांधा। सुमित्रा मां ने बुलंद आवाज में कहा, ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देखते कि ये बच्चे कौन हैं? ये किसी धर्म के नहीं, ये इस शहर के भविष्य हैं। भीड़ में से कुछ लोग मां की बात सुनकर रुक गए, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग चिल्लाने लगे, ये स्कूल बंद करो। राज दर्द से कराहते हुए उठा। उसने अपनी मुट्ठी में वो मिट्टी ली जो स्कूल की जमीन थी। वो लड़खड़ाते हुए गेट के पास पहुंचा। राज ने कहा, भाइयों, आप लोग मुझे मारने आए हैं? मार लीजिए, लेकिन क्या इस पत्थर के गिरने से कोई बच्चा पढ़ना बंद कर देगा? अगर आपको लगता है कि यह जमीन विवादित है तो चलिए मेरे साथ कोर्ट चलते हैं। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन ये स्कूल बंद नहीं होने दूंगा। राज के चेहरे पर जो दृढ़ता थी उसे देखकर भीड़ में सन्नाटा छा गया।
कुछ लोग जो बरगलाए हुए आए थे उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। जेल के अंदर रामवीर और रघुवीर को जैसे ही इस घटना का पता चला वे बेचैन हो उठे। उन्हें समझ आ गया कि उनके अतीत के साए उनके बेटों को चैन से नहीं जीने देंगे। रामवीर ने जेलर से विनती करते हुए बोले, जेलर साहब, मुझे बस एक बार अपने बेटे से बात करने दीजिए। वह अकेला है, सूर्य प्रताप उसे खत्म कर देगा। जेलर ने कहा, रामवीर सिंह, आप अब अपराधी नहीं हैं, आप एक पिता हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं नियमों से बांधा हुआ हूं। रघुवीर ने शांत स्वर में कहा, राज और आर्यन ने जो रास्ता चुना है वो कांटों भरा है। हमें भरोसा रखना होगा कि जो बीज उन्होंने बोया है वो पेड़ बनकर उन्हें ही ढाल देगा। जेल के उस सन्नाटे में दोनों पिता अपनी प्रार्थनाओं में अपने बेटों की सलामती मांग रहे थे। राज के कंधे पर चोट गहरी थी, लेकिन उसका हौसला उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। स्कूल का उद्घाटन तो हो चुका था, लेकिन अब स्कूल को एक सुरक्षित किला बनाने की जरूरत थी। आर्यन ने तय किया कि वो शहर के उन युवाओं को स्कूल से जोड़ेगा जो बेरोजगार थे। उसने एक स्वयंसेवक वाहिनी बनाई। आर्यन ने कहा, राज, हम अकेले नहीं लड़ सकते, हमें उन लोगों का साथ चाहिए जो खुद भी बदलाव चाहते हैं। शहर के 20 युवाओं ने हामी भरी है कि वे रात को स्कूल की पहरेदारी करेंगे। राज मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि उसका भाई अब सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि एक नेता बन चुका था। राज ने कहा, आर्यन, ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है, यह उन युवाओं का विश्वास है। हमें उन्हें भी शिक्षित करना होगा। क्यों ना हम शाम को प्रौढ़ शिक्षा शुरू करें? सूर्य प्रताप की तमाम कोशिशों के बावजूद विद्या निकेतन ने अपना पहला विद्या महोत्सव आयोजित किया। उस दिन पूरा शहर स्कूल के प्रांगण में उमड़ पड़ा। जिन लोगों ने कल तक विरोध किया था, आज वे ही बच्चों के बनाए चित्रों की तारीफ कर रहे थे। सुमित्रा मां ने मंच से घोषणा की, ये स्कूल किसी एक की संपत्ति नहीं है, यह इस शहर का है। जो लोग नफरत फैलाते हैं वे हारेंगे, जो प्यार बांटते हैं वे ही जीतेंगे। जैसे ही महोत्सव संपन्न हुआ, आसमान में आतिशबाजी नहीं बल्कि दीपों की रोशनी चमक उठी। स्कूल की इमारत आज वाकई एक मंदिर जैसी लग रही थी। महोत्सव के बाद की रात, राज अपने कमरे में था। उसने खिड़की खोली तो देखा कि सामने वाली सड़क पर एक काली गाड़ी खड़ी है। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ वह सूर्य प्रताप सिंह था। उसने राज को इशारा किया कि वह बाहर आए। राज बाहर गया। सूर्य प्रताप ने कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जीत गए राज, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम जानते हो, मैंने तुम्हारे पिता के खिलाफ जो सबूत छिपाए थे वे अब मेरे पास नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां से वे सीधे दिल्ली पहुंच सकते हैं। अगर तुमने कल तक स्कूल का ताला नहीं लगाया तो मैं वो सबूत सीबीआई को दे दूंगा। राज के पैर ठिठक गए। क्या उसके पिता फिर से फंसेंगे? क्या रामवीर को अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी? यह एक ऐसा मोड़ था जहां राज को एक तरफ न्याय और दूसरी तरफ अपनों की आजादी चुननी थी। अगली सुबह राज ने आर्यन को कुछ नहीं बताया। वो अकेले शिक्षा अधिकारी शर्मा जी के पास गया। वो जानना चाहता था कि क्या कोई रास्ता है। शर्मा जी ने कहा, राज, सूर्य प्रताप के पास जो है वो ब्लैकमेलिंग है, लेकिन अगर तुम उसके सामने झुक गए तो वो कभी नहीं रुकेगा। राज ने कहा, तो फिर मैं लड़ूंगा सर, चाहे मेरे पिता को फिर से जेल जाना पड़े, लेकिन मैं इस विद्या निकेतन को एक खिलौना नहीं बनने दूंगा। उस दिन राज ने अपनी और अपने पिता की नीति के साथ समझौता करने के बजाय सत्य के साथ खड़े होने का फैसला किया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की ठानी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राज और आर्यन ने धर्म के नाम पर फैलाई गई नफरत का सामना किया, लेकिन सूर्य प्रताप का नया ब्लैकमेल राज की नींव हिलाने वाला है। क्या राज अपने पिता को बचा पाएगा? क्या वो सूर्य प्रताप का पर्दाफाश कर पाएगा? कहानी का अगला एपिसोड 11 बेहद रोमांचक है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे रामवीर सिंह जेल से बाहर आने के बाद पहली बार अपने बेटे के साथ एक मंच पर होंगे और कैसे राज एक ऐसा दांव खेलेगा जिसकी उम्मीद सूर्य प्रताप ने कभी नहीं की थी। अगर आपको ये भावनात्मक और रोमांचक सफर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी का इंतजार करें। याद रखिए दोस्तों, नफरत छोटी है, प्रेम बड़ा है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।